हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। वहाँ हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, एनएस तक। उसके अलग अलग पार्ट्स थे। माउथ हो गया जो एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है, दैट इज़ बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। देन बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात की थी, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। बक्कल कैविटी में टॉप पे पैलेट, देन रूफ पे, मतलब रूफ पे क्या था, पैलेट, फ्लोर पे टंग थी और साइड्स में क्या थे, टीथ प्रेजेंट थे। देन हमने बात की थी फेरिंग्स के बारे में, विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अलग अलग टाइप होते हैं उसके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। देन हमने बात की थी ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके बारे में हमने बात की थी। देन लोअर ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी, लाइक एचएलएसिया कार्डिया एंड हार्टबर्न। उसके बाद हमने स्टमक के बारे में डिस्कस किया था, उसके अलग अलग पार्ट्स देखे थे। आज की क्लास में हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, सभी का डाइजेशन स्टार्ट कहीं भी होता हो चाहे, लेकिन कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल डाइजेशन, दैट इज़ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कंप्लीटेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। और ऐसा क्यों है आगे हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई हो गया, माइक्रोविलाई हो गया, प्लाई के सर्कुलरिस भी होते हैं कुछ, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि इट इज़ द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो देखते हैं एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स। 3 रीजन होते हैं, कौन कौन से, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे लॉन्गेस्ट रीजन इलियम ही होता है इसका। डुओडेनम अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर का होता है, देन जेजुनम एंड इट लीड्स टू इलियम। इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। देन ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, सॉरी ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। हमने देखा था कि स्टमक का स्ट्रक्चर जब हम बनाएं, अगर इसको समझना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि स्टमक के 3 पोर्शन कौन कौन से देखे थे हमने, कार्डियक, फंडक और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक 3 पोर्शन थे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसी का जिक्र है कि ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है। देन इट इज़ द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो भी फूड हमने खाया था, जो बोलस था माउथ में, जो भी च्यूड फूड है उसको हम बोलस बोलते हैं, वो कहाँ आएगा, ईसोफेगस से पास होकर के स्टमक में आएगा। स्टमक में कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ HCl। स्टमक के अंदर HCl है, तो उसकी वजह से जो बोलस है वो कैसा हो गया, एसिडिक। और उसको स्टमक में पहुंचने के बाद हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइम। द पार्शियली एसिडिक फूड प्रेजेंट इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम। अब ये काइम क्या करेगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। क्लियर है, ये काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और उसके ऊपर इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और गोल ब्लैडर से आने वाला बाइल जूस इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। अब हम इसके 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो डुओडेनम इट इज़ द शॉर्टेस्ट रीजन। ठीक है, अबाउट 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट होता है। एंड स्टमक से जस्ट आगे एक ब्रॉड शेप्ड का पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम। डुओडेनम का बेसिकली मीनिंग होता है 12। डुओडेनम मीन्स 12 नंबर। अब ये 12 क्या होता है, स्टैंडर्ड मेडिकल की जो बुक्स हैं वहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एज लॉन्ग एज विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। वो इतना आपको याद नहीं करना कि इतना लंबा है, जितनी 12 फिंगर की विड्थ होती है इतना ही बड़ा डुओडेनम है बस। ठीक है। देन जेजुनम इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, लगभग 1 मीटर लंबा होता है एंड एक्सटेंड्स टू द इलियम। देन वैसे जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी। क्लियर है। और थर्ड पोर्शन इज इलियम। अब आप इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ILEUM है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे जब हम बोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मोमेंट एंड लोकोमोशन, वहाँ पे ILIUM आएगा जो एक बोन है।
तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन आता है तो पहला ऑप्शन आपको वही मिलेगा ILIUM, तो बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। सबको ध्यान रखना, ILIUM इज ए पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? देन इट इज़ फाइनल एंड लॉन्गेस्ट पोर्सन। देन लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3 मीटर इन ए लिविंग पर्सन। लिविंग अगर कोई पर्सन है तो उसमें अबाउट 3 मीटर होती है, लेकिन अबाउट 6.5 मीटर इन ए कैडेवर। कैडेवर क्या होता है? डेड बॉडी होती है। तो डेड बॉडी में इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, लेकिन जब डेड हो जाता है कोई बंदा तो उसके बाद वो रिलैक्स कर जाती हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ओवरऑल जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है आफ्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ओवरऑल लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। आई बॉल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, जो टंग है वो भी बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि और ओवरऑल लेंथ क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि हमारे पीछे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे होते हैं, उनके अंदर वर्टिब्रल डिस्क होती है, और वो वर्टिब्रल डिस्क जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलके बनी हुई थी। फाइब्रो कार्टिलेज होता है एक, उससे मिलके बनी हुई होती है। तो वो रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। डेथ होने के बाद अगर रिलैक्स करेगा तो ओवरऑल जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि एक लिविंग में अबाउट 3 मीटर होती है और डेथ होने के बाद में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो आपने स्टमक में भी देखा था कि वहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट थी बेसिकली। कौन कौन सी? सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इनमें से इनर मोस्ट कौन सी होती है? इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सीक्वेंस काफ़ी बार आपसे पूछ ली जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देन म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलेरिस, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्टमक के केस में एक ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट थी। देन आउटर मोस्ट कौन सी है? सिरोसा। आपकी NCERT की बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, कई बार उसकी नोमेनक्लेचर भी पूछ लेते हैं या फिर इनकी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसकी जो इनर लेयर होती है इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं प्लिका सर्कुलेरिस। द इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स विच आर नोन एज प्लिका सर्कुलेरिस, और उन प्लिका सर्कुलेरिस के ऊपर कुछ सब फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, और विलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं हेयर लाइक, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। मान लो इस तरीके से कुछ फोल्ड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लिके सर्कुलेरिस। ठीक है, ये पूरा पोर्शन। अब इसके एक पोर्शन को, इसको हम क्या बोलेंगे? विलाई। और विलाई का डायग्राम इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये विलाई है और इस विलाई के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये तीनों करते क्या हैं? प्लिका सर्कुलेरिस, विलाई एंड माइक्रोविलाई, दीज ऑल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन अबाउट 600 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली 600 टाइम्स तक ज़्यादा सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देती हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और बेसिकली ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? इंटेस्टिनल जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन आर द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार नीट एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है अब तक। देन जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं ये कुछ और भी सीक्रेट करते हैं, लाइक पेनेथ सेल्स, और ये पेनेथ सेल क्या सीक्रेट करेंगी? लाइसोजाइम। ठीक है, और कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स भी ये सीक्रेट करती हैं। देन एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ये बेसिकली 3 टाइप के सेल सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सी? एस सेल, जो क्या सीक्रेट करेंगी? सिक्रेटिन, और ये सिक्रेटिन फिर आगे स्टिमुलेट करेगा पैंक्रेटिक जूस की सिक्रीशन को, दैट इज रिच इन बाइकार्बोनेट आयन। ये ध्यान रखना कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ए पैंक्रेटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट आयन। देन सीसी के सेल्स होती हैं जो क्या सीक्रेट करेंगी? कोलेसिस्टोकाइनिन, और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है। देन के सेल्स, ये क्या करेंगी? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड को सीक्रेट करते हैं जिसको हम GIP भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्लियर है यहाँ तक?
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायर्स पैचेज। पायर्स पैचेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं। ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स रेफर्ड टू एज एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, मतलब एक मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू मान सकते हो आप इसको, विच आर कॉल्ड पायर्स पैचेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इलियम पोर्सन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लॉन्गेस्ट पोर्सन है इलियम, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। देन हम ये बोलेंगे जो सब म्यूकोसा लेयर है, कौन कौन सी लेयर थी? सिरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। सो सब म्यूकोसा लेयर जो है डुओडेनम की, इट कंटेन्स ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि सब म्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? दे सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस। और म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं? हमने बताया था गोबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। दैट हेल्प न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड इन काइम। ठीक है ये पॉइंट भी। सो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या देखा अब तक कि इट इज़ द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, सभी का डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो माउथ बक्कल कैविटी से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन स्टमक प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, लेकिन कंप्लीट वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जितना भी एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके 3 कंपोनेंट हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है अप्रॉक्स 3 मीटर होती है, लेकिन मरने के बाद ये इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने अलग अलग हिस्टोलॉजी की लेयर्स देखी हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मली कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी जो है वो बड़ी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ओवरऑल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, लेकिन उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर कम है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है उससे, लेकिन जो डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर हुई बात? सो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। देन इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये एक आइडिया है, कोई ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। देन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था, इलियम से स्टार्ट होकर के एनएस तक जाती है। ये देखिए आप, ये इलियम है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगी? एनएस तक जाएगी, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। क्लियर है? देन एक वर्ड आता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये कहाँ होता है? जहाँ पे इलियम और जो सिक्कम है जहाँ ज्वाइन होते हैं वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एक वेल्व भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। अब ये क्यों होता है आप ध्यान से सुनिए कि जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके सिक्कम एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि गलती से भी जो चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं जो भी हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक फ्लो ना कर पाएँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा बॉडी का। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इलियोसिकल स्फिंक्टर इलियम और सिक्कम के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिक्कम के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिकली ये जो स्फिंक्टर है ये क्या करेगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं उनको वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के, कौन कौन से? सिक्कम, जो कि एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है इन ह्यूमन बींग्स, हालांकि कुछ हर्बीवोर्स हैं वहाँ पे ये फंक्शनल होता है। क्लियर है? देन यहीं पे ही सिक्कम से ही अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर। ये बेसिकली सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो हमें जो कच्चा फूड खाते हैं, जैसे जो कड चीविंग एनिमल्स हैं या फिर कुछ हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को एज इट इज़ लेते हैं, तो वहाँ पे इसको फंक्शनल रहना ज़रूरी है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, सो इट इज़ वेस्टिजियल। ये हुआ सिक्कम के बारे में। देन सिक्कम
लीड्स टू कोलोन। अब ये जो पोर्शन है, ये कॉइल्ड जो पोर्शन है, इसको कोलोन बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होंगे बेसिकली। कौन कौन से? असेंडिंग कोलोन जो ऊपर असेंड कर रही है, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन डिसेंडिंग कोलोन। एक और होता है बेसिकली यहाँ पे, उसको सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक ब्रॉड पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। एंड रेक्टम लीड्स टू एनस। देखते हैं एक बार। रेक्टम, टर्मिनल 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम, उसको हम बोलते हैं एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल से आगे लीड्स टू एनस। अब जो एनस है वहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं बेसिकली। 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल वाला जो स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से मिलके बना हुआ होता है, और आपको पता है कि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। एंड एक्सटर्नल जो एनल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है, एंड स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री। सो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी अगर इनवॉलेंट्री होता तो डिफिकेशन है वो कभी भी हो जाती है ना। जो बच्चे हैं या फिर जो ओल्ड एज के पर्सन है, वहाँ पे ये जो मसल टोन है स्केलेटल मसल्स की वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, वो इतनी वेल डेवलप नहीं हो पाती। इस वजह से वो डिफिकेशन वगैरह वो या फिर यूरिनेशन कभी भी हो जाता है उनमें। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एडवांस एज होती है बच्चों से, सो ये स्फिंक्टर जो है ये वेल डेवलप्ड होता चला जाता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बेसिकली। सो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो आपको कुछ तो पता होंगे इनमें से, लाइक स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ हो चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्लियर है। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अमाइनो एसिड, आयंस, विटामिन्स एट्सेट्रा। वाटर्स का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है, लेकिन ध्यान रखना कि वाटर का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि वाटर अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब होता है, लेकिन वाटर का ओवरऑल अब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ ज़्यादा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हुई बात यहाँ तक? देन सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, कुछ बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन भी करते हैं, एंड म्यूकस। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो एसिडिटी बनाई है, कौन बनाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है वो एसिडिटी बनाएंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड म्यूकस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? बेसिकली ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस। ये मेनली 2 बैक्टीरिया होते हैं जो किसको कन्वर्ट करते हैं? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? एक बाइल पिगमेंट्स। आपको पता है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 बाइल पिगमेंट होते हैं। तो इन बाइल पिगमेंट्स को क्या करेगा? बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजेंस एंड स्टर्कोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट कर देगा, और इन्हीं पिगमेंट की वजह से जो फिशिस का जो कलर है वो ब्राउनिश कलर होता है। सो यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट है। सो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या बात की है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अलग अलग कंपोनेंट्स हमने देखे और उनके अलग अलग पार्ट्स देखे हमने। लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो क्या क्या पार्ट थे, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, लीवर, पैंक्रियाज और जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में। सो यहाँ तक आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।